अस्सलाम वालेकुम जी। किताब ज़िंदगी की एक और एपिसोड के साथ मैं हूँ वली यासिर। आज हम जिस शख्सियत की बायोग्राफ़ी के बारे में बात करेंगे उसके अरूज ज़वाल की दास्तान किसी भी तौर यूनानी देव मालाई दास्तानों से कम सनसनीखेज़ नहीं है। जी हाँ, मैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो की शख्सियत पर लिखी गई स्टैनली वोलपट की किताब जुल्फ़ी भुट्टो ऑफ पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। स्टैनली वोलपट बरसग़ीर पर लिखने वालों में से एक मुस्नद हवाला हैं। उन्होंने बरसग़ीर की तकसीम, कायद मोहम्मद अली जिन्ना, नेहरू, गांधी और जुल्फ़िकार अली भुट्टो पर किताबें लिखी हैं जो कि तारीख़ के तालिब इल्मों में बहुत मकबूल हुई। 16 चैप्टर और तकरीबन पौने 400 सफ़हात पर मुश्तमिल ये किताब मुख्तलिफ़ तारीख़ी हवालों, भुट्टो साहब की तकारीर, उनके बयानात, उनके करीबी अजीज़ों के इंटरव्यूज़, मुख्तलिफ़ किताबों के हवालों से मुज़य्यन है। और ये कहा जा सकता है कि क्योंकि स्टैनली वोलपट ने अपने हर आर्गूमेंट को किसी न किसी रेफरेंस से डिफेंड किया है, तो ये एक मुस्तनद किताब है जिसके कंटेंट्स पर एतमाद किया जा सकता है। इस किताब को पढ़ने से भुट्टो साहब का जो एक खाका हमारे जहन में आता है वो ये है कि उन्होंने मुख्तलिफ़ तज़ादात को अपने अंदर जमा कर लिया था। कहीं पर वो मज़हब की बात करते हुए नज़र आते हैं, आलमी इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़द कराते हैं, इस्लामी ब्लॉक बनाने की कोशिश करते हैं। कहीं पर वो सोशलिज़म की तरफ जाते हुए हमें नज़र आते हैं। उन्होंने पाकिस्तान में इंडस्ट्रीज़ को नेशनलाइज़ कर दिया था। कहीं पर वो डेमोक्रेसी के चैम्पियन नज़र आते हैं, कहीं पर वो सिंधी वडेरे के रूप में हमें नज़र आते हैं, और कहीं वो ऑक्सफोर्ड से पढ़े लिखे एक मुदल्लल गुफ्तगू करने वाले सियासतदान के तौर पर हमारे सामने आते हैं। उन्होंने इन सब डिफरेंट जो तदादात हैं उनको उन्होंने अपनी ज़ात में बड़ी खूबसूरती से यकजा कर लिया था। यूँ लगता है कि जैसे आलमी रहनुमाओं, तुलबा, मजदूर, किसानों, मजहबी रहनुमाओं और पाकिस्तान के सियासतदानों, गर्ज ये कि हर तबके के लिए उनके पास कोई ना कोई सहर मौजूद है, उनकी पटारी में कोई ना कोई मंतर मौजूद है। अब मुख्तसर से उनसे सियासी सफ़र की बात अगर करें, उन्होंने सिकंदर मिर्ज़ा के दौर में, सिकंदर मिर्ज़ा उनके वालिद के दोस्त थे, सियासत शुरू की। सिकंदर मिर्ज़ा को वो यहाँ से बड़ा लीडर कहते थे, और उसके बाद वो अयूब ख़ान के साथ चले गए। फ़ातिमा जिन्ना के ख़िलाफ़ उन्होंने अयूब ख़ान का साथ दिया था। अयूब ख़ान के वज़ीर ख़ारजा की हैसियत से उन्होंने पाकिस्तान को अमेरिकन ब्लॉक से निकाल के USSR और चाइना के करीब ले जाने की कोशिश की, और उसमें काफ़ी हद तक कामयाबी भी हासिल की। आलमी सतह पर पाकिस्तान का वक़ार उन्होंने बुलंद किया। और स्टैनली वोलपट कहता है कि स्वारन सिंह जो कि भारत के वज़ीर ख़ारजा थे, उनके साथ जब भुट्टो साहब कई महीनों तक मुज़ाकरात करते रहे, लेकिन कश्मीर का जब मसला मुज़ाकरात से हल न हुआ तो फिर भुट्टो साहब के जहन में ये बात आ गई कि अब इसका मसला सिर्फ जंग है। उन्होंने अयूब ख़ान को और उसके जर्नैलों को कन्विंस किया कि ऑपरेशन जिब्राल्टर किया जाए। सारा ऑपरेशन नाकाम हो गया और एक बड़े पैमाने पर जंग शुरू हो गई। भुट्टो साहब ये जंग 1000 साल तक लड़ना चाहते थे, लेकिन अयूब ख़ान को पता था कि हमारे पास असला भी नहीं है और माशी तौर पर भी पाकिस्तान बहुत पीछे चला गया था इस जंग की वजह से। तो एक जंग बंदी की गई। ये जंग बंदी के बाद भुट्टो साहब और अयूब ख़ान के दरमियान खिलाफात शुरू हो गए। भुट्टो साहब ने अपनी पार्टी अलहदा बनाई, अयूब ख़ान के ख़िलाफ़ तहरीक चलाई, अयूब ख़ान को इक़्तिदार से चलता कर दिया। अयूब ख़ान के बाद याया ख़ान का वक्त आया। याया ख़ान ने इंतखाबात कराए। अब मशरक़ी पाकिस्तान में मुजीबुर रहमान का तूती बोल रहा था। 160 सीटें मुजीबुर रहमान और 81 सीटें जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने हासिल की। तो स्टैनली वोलपट के बकौल याया ख़ान ने भी मुख्तलिफ़ तकरीरों में और मुख्तलिफ़ मीटिंग में ये कहना शुरू कर दिया था कि मेरा अगला वज़ीर आज़म शेख मुजीबुर रहमान हो। मुख्तलिफ़ हीले बहानों से इक़्तिदार की मुंतकिली को रोका भुट्टो साहब ने। ये स्टैनली वोलपट का एक पॉइंट ऑफ व्यू है जिससे आप इख्तलाफ या इत्तफ़ाक़ कर सकते हैं। बगावत खड़ी हो गई जिसके ख़िलाफ़ याया ख़ान ने फ़ौजी ऑपरेशन शुरू किया। इस फ़ौजी ऑपरेशन को भी भुट्टो साहब ने पूरी तरीके से सपोर्ट किया। पाकिस्तान तकसीम होने के बाद मगरबी पाकिस्तान में इक़्तिदार भुट्टो साहब के हवाले कर दिया गया। अब इधर से उनकी कायदाना सलाहियतें हमारे सामने निखर कर आती हैं कि एक ऐसी कौम जो कि शिकस्त खोरदा है, जिसका एक टुकड़ा उससे अलहदा हो गया है, जिसका मोराल बिल्कुल डाउन हो गया, उस कौम को दोबारा से उसका मोराल बुलंद करना, उसको हौसला देना, उसको कॉन्फिडेंस देना, ये एक आम लीडर के बस की बात नहीं थी। उसके लिए भुट्टो साहब जैसे ज़हीन लीडर जिसके ऊपर करोड़ों लोगों का एतमाद था, उसकी ज़रूरत थी, और भुट्टो साहब ने ये किरदार बड़ी खूबी से निभाया। एक और उनका बहुत बड़ा कारनामा बतौर वज़ीर आज़म पाकिस्तान ये था कि उन्होंने पाकिस्तान में एक आलमी इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़द कराई। अब ये इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस थी कि इसके मुनक़्क़द होने के बाद पूरी दुनिया में पाकिस्तान का इमेज बहुत बूस्टअप हुआ, और ये कहा जाने लगा कि पाकिस्तान अब मुसलमान ममालिक की सरबराही करेगा। स्टैनली वोलपट ने इधर एक बहुत खूबसूरत फ़िक्र लिखा है जो मुझे ज़्यादा बड़ा पसंद आया है कि ये वो वक्त था जब कराची, अबू धाबी, त्रिपोली यानी लीबिया में या मुस्लिम ममालिक में भुट्टो साहब के मुँह से निकला हुआ हर लफ्ज़ कानून का दर्जा रखता था। कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी मुल्क के चलने का एक फ्रेमवर्क होता है, इसके बगैर इंतशार फैल जाता है, क्योस होता है और अनारकी की सूरत हाल पैदा हो जाती है। तो ये उनका एक बहुत बड़ा एहसान था। उन्होंने सब अपोजिशन की पार्टीज़ को इकट्ठा किया एक टेबल पे, और ये उन जैसा लीडर ही कर सकता था जो कि नेगोशिएशन के स्किल जानता हो, जो बात करने का हुनर जानता हो। अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी थी जो कि वोलपट के मुताबिक उनसे गलत हुई।
कि नेशनलाइजेशन की पॉलिसी हुई जब से उन्होंने सारी इंडस्ट्रीज़ को उन्होंने कौमिया लिया और सरमायाकार इस मुल्क से भाग गए कि गुरबत पाकिस्तान में बढ़ गई उन दिनों में। सेकेंडली जो हुआ कि उन्होंने एक फेडरल सिक्योरिटी फोर्स बनाई थी। फेडरल सिक्योरिटी फोर्स का ये काम था कि वो भुट्टो साहब के सियासी मुखालफिन पर तशद्दुद करते थे, उन पर इल्ज़ामात हैं उन्होंने कुछ कत्ल भी किए थे। सियासी मुखालफिन ने उनके खिलाफ एहतजाजी तहरीकें शुरू कर दी। ओवरऑल मुल्क में एक इंतशार की फैला फैल गई थी। तो फिर जनरल ज़ियाउल हक ने इसका फ़ायदा उठाया और कुछ टाइम बाद भुट्टो साहब को रिहाई दी गई उनकी कैद से, तो लाखों लोग सड़कों पे निकल आए उनके इस्तकबाल के लिए। और ये वाज़ेह हो गया कि अवाम के दिलों में अभी भी एक लीडर है जिसका नाम है जुल्फ़िकार अली भुट्टो। अपनी जान बचाने के लिए ज़ियाउल हक ने भुट्टो साहब पर एक केस बनवाया और उसके बाद उनको फांसी पे चढ़ा दिया गया। लेकिन अगर अभी भी देखा जाए तो भुट्टो साहब का नाम अभी भी अमर है, अभी भी ज़िंदा और जावेद है। और उनकी जो सियासी ज़िंदगी है, उनका जो सफ़र है, उससे आज के सियासतदान बहुत कुछ सीख सकते हैं और जो आवाम है उनके लिए भी उस सफ़र में बहुत कुछ है सीखने को। मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे पेज को लाइक कीजिए, इस वीडियो को आप शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और दुआओं में याद रखें। शुक्रिया।